जिम प्रोटीन्स एक मेजर सोर्स है किडनी डैमेज का। जो जिम प्रोटीन्स इंडिया में पाए जाते हैं दे आर नॉट सर्टिफाइड फॉर मेडिकल यूज। उन पे सिर्फ एक FSSAI का सर्टिफिकेशन होता है कि इनको क्लीन फैक्ट्री में बनाया गया है। प्रोटीन पाउडर्स को स्टेबल करने के लिए इनमें कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं। तो मेरी हमेशा उनसे ये काउंसिल रहती है कि हमेशा जब भी कोई प्रोटीन शुरू करें तो नेफ्रोलॉजिस्ट या एटलीस्ट फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें ताकि इस किडनी फेलियर से बचा जा सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुखर्जी हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट हूँ, यानी कि मैं गुर्दा विशेषज्ञ हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर विजय कपूर, जो गुड़गांव के एक बहुत ही वरिष्ठ फिजिशियन हैं और इनको किडनी बीमारियों का इलाज करने का काफ़ी तजुर्बा है। आज के किडनी कन्वर्सेशंस में हम कुछ आम बातें पर चर्चा करेंगे जो हर मरीज को या मरीज के फैमिली मेंबर्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि ये हमें आगे का इलाज किस तरह करना चाहिए, और उनके मन में कई चीज़ों के बारे में डाउट होता है, स्मोकिंग के बारे में, ड्रिंक्स के बारे में, फूड के बारे में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। इस पॉडकास्ट से हम ऐसा होप करेंगे, हम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे या ऐसे कॉमन सर्कमस्टांसेस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो जनरल पब्लिक हमें सुन रही है उनको अपनी लैंग्वेज में पता चले। और किडनी डिजीजेस के अराउंड कुछ मिथ्स चल रहे हैं, जैसे जब मैं जनरल प्रैक्टिस में हूँ, आपने बताया सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो जैसे हम जनरल प्रैक्टिस में, आई एम प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर सिंस लास्ट 20 ईयर्स इन गुड़गांव। सो हमारे पास पेशेंट की फैमिली आती है, सबसे पहले उनका एक मिथ होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस मिथ पे देना, उससे हम अपने टॉक को आगे बढ़ाएंगे। अब पेशेंट का सबसे पहले डिजीज होता है कि मैं जैसे पेशेंट को हमने एक रूटीन चेकअप करवाया, उसका क्रिएटिनिन हल्का सा 2.5, 3, 3.5 ऐसे बढ़ा हुआ है। हम कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी किडनी डैमेज की तरफ है, इसको कुछ नुकसान हो रहा है। तो पेशेंट एकदम से सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछता है, सर मेरी एक किडनी खराब है कि दोनों किडनी खराब है? तो आपके पास आई एम श्योर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है। तो इसको वंस फॉर ऑल स्मिथ को बस्ट करते हैं कि जब भी किडनी का फंक्शन जो है डिटेरियोरेट होना शुरू होता है, यूजुअली इसका मतलब यही होता है कि दोनों किडनीज पेशेंट की जो है कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो गई है। सर आपका टेक क्या रहेगा इस पर? डॉक्टर कपूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किडनी में बीमारियां आती हैं तब दोनों किडनी में बराबर और समांतर रूप से बीमारी आती है। यानी कि अगर डायबिटीज से किडनी खराब हो रहा है तो दोनों किडनी होंगे, ब्लड प्रेशर से हो रहा है, दवाई से हो रहा है, या कोई और बीमारी से। सिर्फ 2-3 कंडीशंस में एक ही किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, और वो कंडीशंस रेयर हैं। वो कंडीशंस कौन से हैं? अगर कोई इंजरी हुआ है तो हो सकता है एक किडनी में ही हो, कैंसर सिंगल किडनी में आएगा, और थर्डली स्टोन्स यानी कि पथरियां सिंगल किडनी में आ सकती हैं। इन सब बीमारियों को छोड़ के, चाहे जेनेटिक बीमारियां हो, मेटाबॉलिक बीमारियां हो या दवाई के कारण बीमारियां हो, दोनों किडनी में बराबर और समांतर बीमारियां आती हैं। सर फिर एक और ट्रेंड आजकल जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 18 से 25 के एज ग्रुप में होते हैं, उनकी अक्सर हम जब रूटीन चेकअप करवाते हैं तो क्रिएटिनिन 2.5 के आसपास पाया जा रहा है। थोड़ा डीप डाउन डेल्व करते हैं, उनसे ज़्यादा बात करते हैं तो पता चलता है वो जिम जाते हैं रेगुलरली, और जिम जाके वो कुछ अनवेरीफाइड प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगे हैं। सो मेरी हमेशा उनसे ये काउंसिल रहती है कि हमेशा जब भी कोई प्रोटीन शुरू करें तो नेफ्रोलॉजिस्ट से या एटलीस्ट फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें ताकि इस किडनी फेलियर से बचा जा सके। सो इस जिम के सप्लीमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर कपूर, आप बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि इतने यंग एज में बच्चों को किडनी बीमारियां आ रही हैं, और ये बीमारियां अपने आप से नहीं आ रही है, इनको न्योता दे के बुलाया जा रहा है। और जैसे आप कह रहे हैं, जिम प्रोटीन्स एक मेजर सोर्स है किडनी डैमेज का।
क्यों? दो कारण। एक तो है जो जिम प्रोटीन्स इंडिया में पाए जाते हैं, दे आर नॉट सर्टिफाइड फॉर मेडिकल यूज। उन पे सिर्फ एक FSSAI का सर्टिफिकेशन होता है कि इनको क्लीन फैक्ट्री में बनाया गया है। ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है वो नहीं मापा जाता। सेकेंडली, प्रोटीन पाउडर्स को स्टेबल करने के लिए इनमें कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल एडिटिव्स। ये एडिटिव्स बहुत हानिकारक होते हैं। और तीसरी बात है कि इनको पेशेंट्स लेते हैं विदाउट एटलीस्ट अ मेडिकल कंसल्टेशन। देखिए, जैसे आप जिम में जिम ट्रेनर रखते हैं, कम से कम अपना हेल्थ इवैल्यूएशन कर लीजिए। एज इट इज इंडिया में यंग पॉपुलेशन में किडनी डिजीज वेस्ट के मुताबिक ज़्यादा है, और ऊपर से हमारे किडनीज कई बार कमज़ोर होते हैं, या तो लो बर्थ वेट के कारण, या सिंगल किडनी होने के कारण, या छोटे किडनी होने के कारण। तो एक्सेसिव प्रोटीन लोड डेफिनेटली ऐसे लोगों को किडनी को डैमेज करता है। इसके ऊपर अगर आप पानी कम पिएंगे जिम करते वक्त, तो ये डैमेज और भी ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट का एडवाइस चाहिए। एनी गुड फिजिशियन आपको जनरल हेल्थ चेकअप करके आपको आपके डाइट के बारे में एडवाइस कर सकेगा। ठीक है सर, इस पॉइंट से आपने काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दी। आई थिंक जो भी लिसनर होगा वो एक बार को अब अवेयर रहेगा इस बारे में। अब एक और पॉइंट हमें देखने को मिला है सर, एक और जो हमारी रूटीन मिथ चलती है कि पेशेंट आता है, डायबिटिक होता है वो, अब वो उसका हम एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं जो ईयरली हम हर डायबिटिक का यूजुअली कराते हैं। कई बार उससे जल्दी भी कराना पड़ता है, यूजुअली 1 साल में एक बार तो हम डायबिटिक का हेल्थ चेकअप कराते हैं। अब उसका जो, मान लो एक पेशेंट है 15 साल से डायबिटीज़ है, उसका डायबिटीज़ थ्रू आउट कंट्रोल चल रहा होता है, बट उसकी जैसे ही क्रिएटिनिन 2.5 के आसपास आती है तो वो उसका सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होता है कि मेरी तो शुगर थ्रू आउट कंट्रोल रही, फिर मेरी किडनी में इफेक्ट क्यों आया। तो उसको हम यूजुअली अपने लेवल पे ये काउंसिल करते हैं कि ये ड्यूरेशन डिपेंडेंट डिजीजेज होते हैं, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और अगर आपका शुगर थ्रू आउट कंट्रोल भी चला है तब भी आपको किडनी का पूरा ख्याल रखना है। इस बारे में आपका क्या विचार है सर? बिल्कुल डॉक्टर कपूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है, ये पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। हाई शुगर उसका सिर्फ 10% पार्ट है। आप शुगर कम कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज को गायब नहीं कर सकते। और डायबिटीज के जीन्स का जो इफेक्ट है और मेटाबॉलिक जो इफेक्ट है वो आप हटा नहीं सकते। तो आपका शुगर चाहे भले कंट्रोल में रहे, लेकिन इट डजंट सेव यू फ्रॉम किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। इसके ऊपर अगर आपको ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, और अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है कि आपके फैमिली में डायबिटिक्स को किडनी डिजीज होता है, तो आपकी किडनी डिजीज होने के लक्षण और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दुख की बात है कि किडनी डिजीज दबे पांव आता है, कोई साइंस एंड सिम्टम्स होता नहीं है। तो जैसे डॉक्टर कपूर कहते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू हैव क्रॉस 30 इयर्स, या आपके फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, या किडनी डिजीज का हिस्ट्री है। तो इन केसेस में तो खासकर आपको हेल्थ चेकअप करा ही लेना चाहिए। सर, अभी हमने जो डिस्कस किए 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, और अब हम इस पॉडकास्ट को अगर आगे बढ़ाएं, सो अब जैसे ही एक पेशेंट का जो है क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, जैसे वो 3.5 4 तक पहुंचता है, सो सारे रिलेटिव्स उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने से और ये कहते हुए रोकते हैं कि अगर तू नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा तेरा तो डायलिसिस हो जाएगा। एक नंबर मिथ रिगार्डिंग डायलिसिस, कब स्टार्ट होती है डायलिसिस और किस स्टेज पे डायलिसिस स्टार्ट होती है, एक पॉइंट ये। और दूसरा कि टाइमली स्टार्टिंग ऑफ डायलिसिस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, या कब तक इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इस पॉइंट से हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे सर। थैंक यू डॉक्टर कपूर। देखिए, डायलिसिस
इज द रिप्लेसमेंट थेरेपी। उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, बल्ब फ्यूज हो गया, तो आप बल्ब बदलने तक आपको किसी तरह चलाना है, तो या तो आप इन्वर्टर पे चलाओगे या टॉर्च यूज करोगे। डायलिसिस बिल्कुल उसी तरह है। डायलिसिस कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो लाइफ एनेबलर है। आपके किडनीज फेल करेंगे तो आपकी जिंदगी चल नहीं सकती है, तो डायलिसिस आपको वो सपोर्ट देता है। आप ये चश्मा देखिए, ये चश्मा तो तब मैं पहनूंगा जब मेरे आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। अगर मेरे आंखों की रोशनी बराबर है, मैं चश्मा क्यों पहनूं? तो उसी वक्त पहनूंगा जब मेरे अपने आंख में वो काम नहीं कर सकते, या तो दूर का नजरिया नहीं देख सकते या पढ़ाई नहीं कर सकते, तो मैं चश्मा पहनूंगा। चश्मे से तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो डायलिसिस आप तब स्टार्ट करते हैं जब आपका किडनी फंक्शन 15% से कम हो जाता है, यानी कि आपके शरीर को जिंदगी दे के नहीं रख सकती है। डायलिसिस आपको जिंदगी बराबर चलने का अधिकार देती है। आपका जिंदगी आप नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आज का डायलिसिस टेक्नोलॉजी पे लोग 30-30 साल डायलिसिस पे रहते हैं और बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जैसे ही क्रिएटिनिन थोड़ा बॉर्डर लाइन आता है, बॉर्डर लाइन मतलब डायलिसिस के बॉर्डर लाइन आता है, लोग एकदम से देसी दवाई की तरफ भागते हैं और अल्टीमेटली वो बहुत ही पुअर कंडीशंस पे हमारे पास आते हैं। जब हम आपके पास रेफर करते हैं पेशेंट्स को कि वो एकदम गैस्पिंग स्टेज पे आते हैं, एसिडोटिक होते हैं जैसे, तो देसी दवाइयों की मिथ्स को कैसे बस्ट किया जाए, क्या समझाया जाए पेशेंट को, या सुनने वाले कैसे समझे इस बात को? देखिए, ये सवाल का भी मैं उदाहरण से एक बार जवाब देना चाहूँगा। अगर मैंने किसी आपको बताया कि मेरे पास एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ है जो गंजा है, उसको मैं ये जड़ी बूटियाँ दूंगा, 3 महीने में उसके सर पे सारे बाल आ जाएंगे, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि वो नामुमकिन है। जब हम बाल नहीं उगा सकते, नाखून नहीं उगा सकते, हम किडनी कहाँ से उगा देंगे? तो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। दूसरी तरह से देखिए, अगर आप बाल काट के आए हो तो आपके बाल उग सकते हैं। आप अगर कुदरती तौर पे गंजा हो गए हो तो आपके बाल आ नहीं सकते। आपको किसी भी तरह का किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसी भी अंग को पुनर्जीवन नहीं दे सकता है। वो अभी भी भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। ना आयुर्वेदा, ना होम्योपैथी, ना चाइनीज, ना नेफ्रोलॉजी। तो याद रखिएगा, साइंटिफिक एडवांसेस गूगल में, आश्रम में और न्यूज़पेपर में नहीं निकलते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में निकलते हैं। और अगर कोई सिस्टम कामयाब होगा, वो पूरे दुनिया में प्रचलित होगा। एक आश्रम में कभी भी प्रचलित नहीं हो सकता है, या एक लोकेशन पे। तो ऐसे अफवाहों से दूर रहिए, ये हानिकारक होते हैं। तो अब हम इस जर्नी को, अपनी पॉडकास्ट की अभी की जर्नी को ट्रांसप्लांट पे लेके जाते हैं, क्योंकि एक बार हमने रीनल फेलियर का पेशेंट डायग्नोस हो गया, सर्टिफाई हो गया, तो लास्ट स्टेप जो हमारे पॉडकास्ट का रहेगा वो ट्रांसप्लांट पे रहेगा। कब ट्रांसप्लांट और क्यों ट्रांसप्लांट? आपके जब किडनीज खुद फेल हो जाते हैं, आपके पास 2 उपाय हैं, या तो डायलिसिस पे रहेंगे या ट्रांसप्लांट करा रहेंगे। वैसे ही आपका घर का बल्ब फ्यूज हो गया है, बेस्ट है कि वो बल्ब आप दूसरा बल्ब से रिप्लेस कर दीजिए, वो हो गया ट्रांसप्लांट। अगर आप बल्ब रिप्लेस नहीं कर सकते तो टॉर्च या कैंडल लाइट पे चला लीजिए, वो हो गया डायलिसिस। तो आपके किडनी फेल होने से पहले ही आपको विचार करके डॉक्टर्सों से सलाह मशवरा करके डिसाइड करना है कि आपको डायलिसिस पे रहना है या ट्रांसप्लांट। अगर आपके पास डोनर है तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट थेरेपी। लाइफ आपके अस्पताल से बंधा नहीं रहता है, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म पे सस्ता रहता है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर फॉर ट्रांसप्लांट कॉस्ट नहीं है। अभी भी ट्रांसप्लांट का रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है डोनर, क्योंकि किसी को आपको अपना अंगदान करना पड़ेगा, और जब तक कि आपके पास डोनर नहीं है, ट्रांसप्लांट कराना मुश्किल है। और कैडावरिक ट्रांसप्लांट क्या आप इंडिया में? बहुत ही अच्छा है। कैडावरिक ट्रांसप्लांट का आउटकम और लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट का आउटकम सेम है, लेकिन दुख की बात है कि अभी भी हमारे लोग अपने
मृतक शरीर को शमशान घाट में छोड़ देते हैं, जबकि एक शरीर करीब 10 लोगों को पुनर्जीवन दे सकता है। हम चाहते हैं सब लंबी आयु जिए, पूरी आयु जिए, बट कभी ना कभी हम तो भगवान के पास जाएंगे ही, तो अपने अंग पीछे छोड़ जाइए किसी और के लिए, उसी तरह आपका भी जिंदगी लंबा हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आज हमारे टॉपिक काफ़ी अच्छा इंसाइटफुल डिस्कस किया है हमने। कुछ भी अगर क्वेरीज रहे किसी की तो कमेंट बॉक्स में मैं या सर क्वेश्चंस के रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, इतने 20 सालों का, आपका एक्सपीरियंस मच मोर है उससे। अब किडनी डिजीज़ को लेके काफ़ी अवेयर होते जा रहे हैं लोग, अपनी किडनीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। फिर भी मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी, एक्टिव, स्मोकिंग फ्री, अल्कोहल फ्री रखें, समय समय पे अपना टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से सलाह लेने से ना बचें, ये आपकी पड़ोसियों की सलाह से काफ़ी बेटर रहती है। और जहाँ तक मेरा कंसर्न है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, सबसे सही सोचने की कोशिश करते हैं, और वो हमेशा वही सलाह देंगे जो बुक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से होगी। सो उससे कतराए ना, वो बहुमूल्य टाइम जो कि आपके मेडिसिन से मैनेज हो सकता है, जो डिजीज़ का रिवर्स होने का टाइम होता है, उस टाइम पे आप डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। और सर आपका एंडिंग कमेंट प्लीज। थैंक यू। मैं सारे अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा, देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तो आप बाद में पहुंचेंगे, पहले डॉक्टर कपूर जैसे फिजिशियन आपके मैनेज करते हैं, और आप अच्छे फिजिशियन के अगर हाथ में रहें तो जब तक आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे पहुंचोगे, पहले तो वो टाइम पीछे हटता जाएगा, यानी कि विदाउट डायलिसिस आपके ज़िंदगी लंबी कटेगी, और जब आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे पहुंचोगे तब आप हेल्दीएस्ट पॉसिबल आउटकम में पहुंचोगे। तो काइंडली अपने लोकल डॉक्टर एंड फिजिशियन से सलाह मशवरा और संपर्क करते रहें, ताकि आपका हेल्थ केयर एकदम आइडियल कंडीशन में रहे। थैंक यू डॉक्टर कपूर। थैंक यू सो मच।